नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मिशन वर्दी बैच के तहत क्लास नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले आप लोगों का 1 से लेकर 9 तक दोस्तों करवा दिए हैं। ठीक है, और याद रखना ये पूर्णतः दोस्तों जो है पिछला जो एग्जाम हुआ है और जो पैटर्न आपको चेंज किया था 9th और 10th का, उसके आधार पर ये NCERT और SCERT के सारे प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, डेली ये सुबह में क्लास 8 बजे आता है और अबरी बार यानी कि अब की बार जो है वर्दी पार का दोस्तों यहाँ पे सपना पूरा करना है। मिशन वर्दी बैच कोई भी मिस नहीं करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं 2025 में एग्जाम की। ठीक है, अच्छे से डेली आप लोग जो है क्लास करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे क्या क्या दोस्तों। और देखिए साइंस भी आप लोगों का शुरू हो गया है। साइंस में फिजिक्स का 2 चैप्टर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है बायोलॉजी में हो गया है। तो सारे क्लास को आप अच्छे से शुरू कीजिए 2025 में। ठीक है, और सभी क्लास को 8 बजे दोस्तों ये डेली क्लास आता है, तो डेली परसेंट रह के क्लास को आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखेंगे अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्लास नंबर 10 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में पहला प्रश्न यहाँ पे है कि व्यायाम के समय यानी कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में जो है पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को क्या कहता है, इंगित करता है, दिखाता है, इंगित करता है। इसका राइट आंसर याद रखना ये परासरण नियम हो जाएगा। क्या होगा? परासरण नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि शीत कोष्ठ भंडारित फल जो है अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है, शीत कोष्ठ जो भंडारित फल होता है वो लंबे समय तक क्यों चलता है, इसका कारण यहाँ पे बताना है। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसमें शोषण दर घटा दी जाती है। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि कुछ समुद्रीय जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से दोस्तों करे कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। यानी कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट है जो अंधेरे में अपना प्रकाश जो है उत्पन्न कर लेता है अपने शरीर से, इस घटना को क्या कहते हैं? ये जो कहलाता दोस्तों क्या, तो याद रखना इसे कहते हैं बायोलूमिनेसिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे दिया कि पर्यावरण से संबंधित दोस्तों निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर अगर हम लोग विचार करेंगे कौन सा कन्वेंशन कब हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिया है। बेसल कन्वेंशन कब हुआ, रॉटरडेम कन्वेंशन कब हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ, ये आपका सही है गलत ये आपको छांटना है, सही बताना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। बेसल कन्वेंशन जो है 1992 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। रॉटरडेम कन्वेंशन जो हुआ था 2004 में हुआ था, ये भी दोस्तों करेक्ट है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में दोस्तों ये हुआ था, ये भी आपका यहाँ से सही है। उपयुक्त में से यह आपका तीनों कथन क्या है, बिल्कुल राइट है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। और ये तीनों को आप लोगों को जो है कॉपी में नोट करके अच्छे से याद रखना है, पर्यावरण से रिलेटेड है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को करा के खराब कर देता है। यानी कि वायु में उपस्थित जो आपका पीतल होता है उसके रंग को जो है कौन सा गैस खराब कर देता है, यानी कि किस रंग में कौन सी गैस जो है उसके संपर्क में आ जाता है तो पीतल का रंग खराब हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये, याद रखना सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों जो है नहीं आता है। 6 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना कैडमियम हो जाएगा। क्या होगा? कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जल के किस अवस्था का तापक्रम जो है सर्वाधिक होगा, यानी कि जल का कौन सा अवस्था का तापक्रम जो है सर्वाधिक होगा। 7 का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वाष्प, यानी कि भाप का हो जाएगा। किसका होता है? भाप का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी बताए हैं। जल के दोस्तों जो है सबसे ज्यादा अगर पूछे तापक्रम किस अवस्था में होता है तो ये वाष्प में होता है। ठीक है, वाष्प में आप जो है जल्दी हाथ भी जल जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे करें कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण दोस्तों जो है नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए का जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए
एफला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनता है? एफला नामक विष जो दोस्तों बनता है ये विषाणु से बनता है। किससे? विषाणु से। ऑप्शन यहाँ से ए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एफला नामक विष किससे बनता है? विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक व्यक्ति में तंत्रिका जो है कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, VVI रहेगा, इसे नोट करके अच्छे से कॉपी में याद रखेंगे। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई हो जाएगा कितना, तो याद रखना ये 100 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन यहाँ पे करेक्ट स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है? क्या पूछ रहा है? स्तनधारी वर्ग में दोस्तों कौन सा नहीं आता है? 11 नंबर का क्वेश्चन। तो याद रखना छिपकली इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी चूहा भी हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा और बिल्ली हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कौन सी जो है हड्डी हथेली में पाई जाती है? इस ऑप्शन में से बताना है कौन सी हड्डी जो है जो हथेली में पाई जाती है। तो मेटाकार्पल्स याद रखना हथेली में दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो तीनों का जो पूर्ण पाचन होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये अलग अलग आपको क्वेश्चन करके देगा। कभी पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तीनों का पूर्ण पाचन याद रखना छोटी आंत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यहाँ पे कि विस्फोटक नहीं है? क्या है? विस्फोटक यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे विस्फोटक, देखिए ट्राइनाइट्रोल्यूविन टुलविन जो है आपका है ये। उसके बाद है यहाँ पे डाइनाइट्रो जो है यहाँ पे गैल्सरीन, ये भी आपका है। उसके बाद है साइक्लो जो है ट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रेमीन, ये भी आपका दोस्तों हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से करें कि कौन सा जो है कोशिका का निर्जीव भाग है? क्या है? कोशिका का निर्जीव भाग यहाँ पे है। कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्रों ने करे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश ने से अपनाया है? भारतीय गणतंत्र में दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा एक प्रतीक है जो मौर्य राजवंश से दोस्तों अपनाया गया है? सभी को पता होगा क्या होगा? ये सारनाथ की लट जो है, लाट, इसको दोस्तों अपनाया गया है गणतंत्र ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित शासकों में से करेक्ट किसने जो है उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था? कौन सा शासक ने किया था उच्च अधिकारी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि मौर्य काल में प्रचलित दोस्तों जो है विनिमय माध्यम कौन सा था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा। यानी कि विनिमय जो होता है दोस्तों उसमें जो खरीद बिक्री लेन देन होता था पन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखेंगे मिशन वर्दी बैच 2025 याद रखना, ये जो है रामबाण साबित होगा। डेली आप लोगों को सुबह में 8 बजे क्लास करना है। इसके तहत ये आपको याद रखना है 10वां प्रैक्टिस सेट है। साइंस भी ऑलरेडी आपका जो है पार्ट बाय पार्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सभी क्लास अभी से कीजिए, वैकेंसी आएगा तुरंत इसका एग्जाम भी लेगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी से आप तैयार रहिए, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, बस आप लोगों को अच्छे से कंटिन्यूटी मेंटेन करके डेली क्लास करना है। और यहाँ से एक नोटबुक भी तैयार करना है, एक मोटा सा नोटबुक तैयार होना चाहिए, और उस प्रश्न को भी आप सुबह शाम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है कि अरब यात्री अल मसूदी ने कर रहा है कि किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यानी किस शासक के शासनकाल में अल मसूदी दोस्तों जो है भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये डी हो जाएगा, महिपाल प्रथम हो जाएगा। क्या होगा? महिपाल प्रथम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। डी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में करें कि उपरिका जो है, उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपरिका शब्द का जो है क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भुक्ति हो जाएगा, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है कन्नौज के लिए
हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, यानी कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन सा इसमें जो है राजवंश जो है शामिल है। 21 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, पाल हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रतिहार हो जाएगा, बाकी पांडे और चोल नहीं था इसमें। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, आपको क्रम बताना है, यहाँ पे कालानुक्रम बताना है, कौन सी घटना पहले हुआ है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। 22 का यहाँ से बताइए। तो ये आपका सही क्रम में ही दिया हुआ है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेव राय का शासनकाल। ये आपका दोस्तों क्रम में ही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहे करें कि मध्यकालीन भारत के दौरान फोनम, क्या है यहाँ पे, फोनम शब्द का उल्लेख दोस्तों किया गया था। फोनम शब्द का उल्लेख जो किया गया था, ये किसके लिए किया गया था। 23 का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना, सिक्का के लिए। किसके लिए, सिक्का के लिए। मध्यकालीन के दौरान हुआ था ये फोनम शब्द का उल्लेख, ये सिक्का के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेयो के बारे में बताना है, और मेयो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कथन में बताना है, और सही कथन को आपको चयन करना है। सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। देखिए, लॉर्ड मेयो जब भारत के 5वें वायसराय थे, ये गलत है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके बाद भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत दोस्तों इसी के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। कब हुआ था, 1872 में दोस्तों ये हुआ था। हालांकि नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, रिपन के समय में 1881 में शुरू हुआ, लेकिन जनगणना पहली बार जो भारत में करवाया गया था तो इसी के समय में करवाया गया था, मेयो के समय में। ये सही है। तीसरा देखेंगे तो इसकी मृत्यु जो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हो गया। इन्हें जो है डबलिन में दफनाया गया। ये भी आपका सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच भारत के गवर्नर रहे। ये यहाँ से सही है। ठीक है, तो यानी कि 2, 3, 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी याद रखेंगे। फैक्ट याद रखना उससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मियो से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके जनगणना याद रखना। कौन सा नेता जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था। ठीक है, और आंदोलन के कारण दोस्तों जो है कारण जो है कांग्रेस भी छोड़ दिया था। यानी कि एक नेता है जिन्होंने जो याद रखना असहयोग आंदोलन का सहमत नहीं दिया, और बाद में कांग्रेस भी छोड़ दिया था आंदोलन के कारण, जब आंदोलन शुरू हुआ था। 25 का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नेता, एनी बेसेंट ने भी दोस्तों कांग्रेस छोड़ दिया, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी छोड़ दिया, और बिपिन चंद्र पाल ने भी छोड़ दिया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी जो है असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दोस्तों कह रहा है कि कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था। कांग्रेस दल जो है पूर्ण विकसित संगठन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। क्या होगा, मैसूर। ऑप्शन सी हो जाएगा। पेशवाई है यहाँ पे। पेशवाई यहाँ पे जो है को कब समाप्त किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना। पेशवाई को कब समाप्त किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना 1818 में। कब, 1818। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में करें कि भवन वस्तु पर जो है स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है। यानी कि भारत में दोस्तों भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ से तो सी हो जाएगा, पुडुचेरी। क्या होगा, ये पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 28 का सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, क्या है यहाँ पे, इंडियन पेनल कोड, सिविल यहाँ पे जो है प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो तीनों दोस्तों हुआ था, ये तीनों कोड का पारित किया गया था, तीनों कोड को किसके समय में, तो लॉर्ड केनिन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड केनिन के समय में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, कौन सा जो तुम कह रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता किया था। ठीक है, यानी कि कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। 30 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। क्या होगा, अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों ए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, सप्तऋषि बिग बियर जो है तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। उसके बाद सप्तऋषि जो है उर्सा मेसर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी आपका सही है। इसके बाद चौथा सही है, सबसे बड़ा जो है क्षुद्र जो है सिरे आपका है, ये भी आपका सही। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। 1, 3, 1, 2, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, सियाचिन जो है हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद दोस्तों याद रखना कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ हो जाएगा? नुब्रा घाटी के उत्तर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। खास करके ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, क्योंकि अभी जो है जम्मू कश्मीर को अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख को भी जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो इसीलिए अभी लद्दाख क्षेत्र में आपका पड़ेगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत की जो है, मेकल पर्वत की कन्या जो है मेकल सुता कहा गया है? किस नदी के बारे में ये दोस्तों कहा गया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये नर्मदा नदी हो जाएगा। क्या होगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के गुजरती है? क्या करती है? गुजरती भूमध्य रेखा के बारे में। 34 का यहाँ से देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, गैबोन और ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत जो है संघ का यह कर्तव्य है कि दोस्तों वो क्या है? संघ का यह कर्तव्य है कि क्या है? तो याद रखना ये ए हो जाएगा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना 355 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ से ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन ये ऑप्शन में जो दिया है कि क्या नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो 36 का यहाँ से राइट आंसर देखिए क्या होगा, तो राज्यसभा का सभापति तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का जो है 17वां आसन, ये भी आपका सही है। लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष जो है इसका गलत है ये। राज्यसभा के सदस्यों को विशेषाधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। ए बी डी आपका करेक्ट है। सी आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किसी संवैधानिक सरकार को जो है संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होती है? संवैधानिक जो सरकार होती है उसकी दो आधारभूत मूल्य क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना स्थिरता और स्वतंत्रता दोस्तों होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ए सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संवैधानिक परिसंघीय है? भारत का जो संविधान है यह परिसंघीय है। तो 38 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसी से पता चलता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण होता है, बंटवारा होता है, इसी से पता चलता है अपना भारत क्या है, भारत का संविधान क्या है, तो ये परिसंघीय है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर जो है लोकसभा भंग कर सकता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये किसकी अनुशंसा पे ये कर सकते हैं? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री आप लोग नहीं मारेंगे, ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल जब तक सामूहिक रूप से नहीं बोलेंगे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग किया जाए, तब तक वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखेंगे। लोकसभा के सचिवालय का दोस्तों कह रहे हैं कि नियंत्रण प्रतिरक्षित है किसके अंतर्गत? यानी कि लोकसभा का जो सचिवालय है ये इस पर जो है नियंत्रण किसका है? इसका नियंत्रण जो है किसके परितक्ष है या परितय है? याद रखना इसका करेक्ट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष ही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। 98 अनुच्छेद में दोस्तों इसका वर्णन भी है। आगे बढ़ते हैं, निसार क्या है यहाँ पे? निसार मिशन इसरो और किसके मध्य है? तो निसार मिशन याद रखना इसरो और किसके बस है? ये नासा के बीच संबंध है। किसके बीच? नासा के बीच, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर। नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। द गोल्डन क्या यहाँ पे है, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? और मैं बार बार बोल रहे हैं हम कि आप पुस्तक जितने भी पढ़ा रहे हैं उसके लेखक और पुस्तक को आप एक अलग जगह लिखिए सभी को, और उसको सुबह शाम पढ़िए, क्योंकि आपको 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या होगा, तो स्टॉक हो जाएगा। जब स्टॉक हो जाएगा तो आपको याद करने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आपको जो है मिल जाएगा तुरंत। सारा चीज़ को आपको याद करके जाना है, फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? 42 का राइट आंसर याद रखना रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। क्या होगा, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए उस्ताद आमिर खान जो है किस घराने से संबंधित है। उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है, तो याद रखना इंदौर घराना हो जाएगा। क्या होगा, इंदौर घराना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना डेली आपका ये 8 बजे क्लास आता है, तो डेली सुबह में 8 बजे आप लोग ये क्लास करेंगे। और इसके पीछे का जितने भी वीडियो है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए मिशन वर्दी बैच 2025 के नाम से, वहां पे जाएंगे सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके डेली क्लास जो छूटा हुआ है उसको कर लेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ सभी जो है टेलीग्राम पे भी दे देते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप लोग जो है। इसका लिंक मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न बताइए। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 44 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, डेविड ईस्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा, डेविड ईस्टर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे तापू क्या है, तापू लोक नृत्य का संबंध किससे है। टापू लोक नृत्य का संबंध जो दोस्तों हो जाएगा ये किससे हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। किससे, अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, फल्गु नदी बहुत महत्वपूर्ण है। फल्गु नदी किनारे ही दोस्तों याद रखना जो है गौतम बुद्ध को जो है क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि फल्गु नदी किनारे दोस्तों गया भी बसा हुआ है अपना बिहार में। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े लंबे रबर डैम की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रबर डैम की लंबाई कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। 46 का राइट आंसर याद रखना 441 मीटर। कितना हो जाएगा, 441 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर हो गया। ठीक है, यानी कि 500 मीटर होता था आधा किलोमीटर, लेकिन 441 मीटर ये एग्जैक्ट याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं रहा। हस्तशिल्प जो उद्योग का विनाश का परिणाम कौन सा एक नहीं रहा। 47 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर ग्रामीण जो आर्थिक व्यवस्थाएं हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का दोस्तों अर्थ जो होता है ये क्या होता है ये बताना है। तो याद रखना जो है बजट घाटे आंतरिक और बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन सा जो है जैव निम्नीकरणीय दोस्तों यहाँ पे जो है प्रदूषक नहीं है, यानी कि बायो जो यहाँ पे जो है डिग्रेडेबल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कीटनाशक। क्या हो जाएगा, कीटनाशक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित के डैश के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसे जो है किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो ये बी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये उष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का मिशन वर्दी बैच के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर ये जीएस का 10वां था। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। बेल आइकन को अगर ऑन रखेंगे तब जाके आपको सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहेगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए उसमें मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।